मैं सहन में बैठी कपड़े धो रही थी जब अचानक मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई मेरी तरफ देख रहा हो। नज़रें उठाकर देखा तो हैरान रह गई। छत के ऊपर ही देवर मौजूद था और मुझे मुस्कुराते हुए देख रहा था। मैं काफ़ी दिनों से नोट कर रही थी कि इसकी हरकतें कुछ ख़राब हो गई हैं। मैं अब वो पहले की तरह मेरी इज्जत नहीं करता और ना ही पहले की तरह मुझसे नज़र झुकाकर बात करता, बल्कि अब वो जब भी मुझसे बात करता तो उसकी बातों के कई मतलब निकलते थे। मैं ना चाहते हुए भी उसकी बातों को नज़रअंदाज कर देती, क्योंकि वो मेरे ससुराल में सब लोगों का बहुत लाडला था। चूँकि वो घर का सबसे छोटा बेटा था, इसलिए सब लोग ही उसके लाड उठाते थे। यहाँ तक कि सास उसके ख़िलाफ़ किसी को कोई बात ही नहीं करने देती थी। मेरा शौहर भी इससे बहुत मोहब्बत करता था और मुझे भी हदायत करता कि उसका ख्याल रखा करो। अभी भी मैंने उसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया। थोड़ी देर बाद वो नीचे चला आया और मेरे करीब ही बैठ गया। उस वक़्त मैं दुपट्टे से बिल्कुल बेनियाज थी। उसकी एकदम से करीब बैठ जाने पर मैं परेशान हो गई। मैंने तेज़ी से अपना दुपट्टा सीधा किया तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, मुझसे अपने आप को छुपाने की ज़रूरत नहीं है। मैं कौन सा कोई पराया हूँ। उसकी बात सुनकर मैंने इंतहाई गुस्से से उसकी तरफ देखा। मैंने उसे कहा कि मेरे शौहर के अलावा हर मर्द ही मेरे ऊपर हराम है। मेरी ये बात सुनकर वो खिलखिलाकर हंसने लगा और कहने लगा, आपसे पहले भी मैंने बहुत सारी ऐसी औरतें देखी हैं जो अपने शौहर को ही अपनी कुल दुनिया समझती हैं, लेकिन वो सिर्फ मेरे एक मुरब्बे की ही मार है। इसके बाद वो सब कुछ भूल जाती हैं। इन्हें मेरे अलावा कोई भी नज़र नहीं आता। देवर की बात सुनकर मैंने समझी कि उसकी तरफ देखा और उससे पूछने लगी कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मेरी बात सुनकर वो पुरअसरार अंदाज में मुस्कुराने लगा और मुझे कहने लगा, आपको अभी नहीं बल्कि कुछ दिनों के बाद इसके बारे में तफसील से बताऊंगा। सिर्फ बताऊंगा ही नहीं बल्कि आप सबको खिलाऊंगा भी, ताकि आपको भी ज़िंदगी का असल मज़ा मिले। ये कहकर वो कमीनगी से हंसा और वहाँ से चला गया। उसे हंसता देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैं उसे अच्छी खासी बातें सुनाना चाहती थी, लेकिन अपनी नंद की वजह से खामोश हो गई। मेरी नंद मेरी तरफ ही आ रही थी। उसे देखकर मैंने एक गहरी सांस ली। उस औरत से मेरी बिल्कुल भी नहीं बनती थी। वो मेरे करीब आकर बैठी और मुझे कहने लगी, गज़ब हो गया। मैंने उसे कह दिया, क्या हो गया? और फिर उसने मुझे जो बात बताई, वो बात सुनकर मुझे लगा कि सातों आसमान मेरे सर पर आकर गिर गए हों। दरअसल मेरे शौहर की तबीयत आज ऑफिस में अचानक ही ख़राब हो गई थी। मेरा शौहर और मेरा नंदोई एक ही ऑफिस में काम करते थे। जब वो उसे अस्पताल लेकर गया तो मालूम हुआ कि मेरे शौहर को कैंसर है और कैंसर की दूसरी स्टेज है। मैंने कपड़े वहीं पर छोड़े और होते हुए अपनी नंद की तरफ बढ़ गई और उसकी मिन्नतें करते हुए कहने लगी कि मुझे मेरे शौहर के पास ले जाओ। उसने मुझे तसल्ली दी और कहा, फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, अभी सब कुछ कंट्रोल हो सकता है, लेकिन तुम्हें अपने शौहर का बहुत ख्याल रखना होगा। मैंने उसकी बात सुनकर तेज़ी से हाँ में सर हिलाया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मेरा दिल बहुत बुरी तरह से धड़क रहा था। उस दौरान मेरे जहन में अपने देवर का भी चेहरा घूम रहा था। अगर मेरे शौहर को कुछ हो जाता तो मेरा देवर मुझे नोच डालता और मैं ऐसा हरगिज़ भी होने नहीं दे सकती थी। थोड़ी ही देर बाद जब मैं घर से बाहर निकल रही थी तो अचानक ही मेरे देवर से मैं टकरा गई। वो भी उस वक़्त घर के अंदर ही दाखिल हो रहा था। मुझे देखकर वो मुस्कुराने लगा। मैंने एक नज़र अपनी नंद पर डाली जो मुझसे काफ़ी दूर निकल गई थी। देवर ने मेरे कानों में सरगोशी की और कहा, मुझे जिस लम्हे का इंतज़ार था वो लम्हा आ गया। यानी अब आप बिल्कुल अकेली हो गई हो, यानी आप बहुत जल्द ही मेरी कुर्बत में आने वाली हो। इसके बाद सुनकर मैं इन्हें बेसाख्ता इसके चेहरे पर थूका। अचानक ये मेरे देवर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जल्दी ही मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। इससे पहले कि मैं इसकी साइड से होकर निकलती, उसने ज़ोर से मेरी बाजू पकड़ी और मुझे दीवार से लगाते हुए कहने लगा, आज से मैं इस चीज़ का बदला सूद समेत लूँगा। यह कहकर वो तेज़ी से कमरे के अंदर चला गया, जबकि मैं वहीं खड़े गहरे गहरे सांस लेने लगी। मैं नहीं जानती थी कि मेरे देवर को एकदम से क्या हो गया। पहले ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। एक दिन मैंने उसे अपने कॉलेज की तस्वीर दिखाई, जिसके बाद उसकी नीयत ही बदल गई थी। हालांकि वो 5 साल पहले की बात थी। अब मैं वैसे भी बिल्कुल भी नहीं रही थी।
अब तो बहुत कुछ तब्दील हो गया था, लेकिन यूं जैसे वो 5 साल पहले की तस्वीर पर अटक गया है। मुझे शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हो रहा था। मुझे ऐसी तस्वीर नहीं दिखानी चाहिए थी। उस तस्वीर को दिखाकर मैंने अपने ऊपर बहुत बड़ा जुल्म कर दिया था। जैसे ही मैं अस्पताल पहुंची, अपने शौहर की हालत देखकर मेरा दिल बहुत बुरी तरह से दुखा। एक ही दिन में वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर नज़र आने लगा था। मुझे देखकर वो मुस्कुराने लगा और मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगा कि तुम्हें रोने की हरगिज़ भी ज़रूरत नहीं है, फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हारी जान नहीं छोड़ने वाला। इसकी बात सुनकर मैं तेज़ी से उसको गले से लग गई और उससे कहने लगी, जल्दी से ठीक होकर घर वापस आ जाओ, क्योंकि ये 6 महीने से पहले घर वापस नहीं आ सकता। इससे पहले कि मैं अपनी बात मुकम्मल करते, अचानक ही मेरी नंद वहाँ पर आ गई और उसकी ये बात सुनकर मुझे लगा कि मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई हो। मैं 6 महीने अपने शौहर के बगैर नहीं गुजार सकती थी। ये बात मेरे लिए नामुमकिन थी। मैंने मेरी बेचैनी से अपने शौहर की तरफ देखा तो वो मुझसे नज़रें चुराने लगा, जिससे मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मेरी नंद ने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सच है। अभी मेरी शादी को सिर्फ 3 महीने ही गुजरे थे और 3 महीनों के बाद ही इतनी बड़ी आफत आ गई थी। ये बुरी खबर सुनाकर मेरी नंद वहाँ से चली गई, जबकि मैं अपने शौहर से मुखातब हो गई और उससे शिकवा करते हुए कहने लगी, मैं तुम्हारे बगैर 6 महीने कैसे गुजारूंगी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगा, तुमने सब्र और शुक्र के साथ ये महीने गुजारने हैं, क्योंकि अगर तुम चाहती हो कि मैं मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाऊं, तो मुझे अपने इलाज तो करवाना ही पड़ेगा। अचानक ही मेरे जहन में एक तरकीब आई। मैंने उससे कहा, मैं अपनी माँ के घर जा सकती हूँ। मेरी बात सुनकर उसने तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाया और कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। दरअसल थोड़ी देर पहले ही मुझे अम्मा की कॉल आई थी। तब अम्मा को मैंने यही तजवीज़ दी थी, क्योंकि मैं जानता था कि मेरे बगैर तुम्हारा वहाँ पर गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अम्मा ने सख्ती से मना कर दिया और मुझे डांटा भी। कहने लगी कि अभी बहू को आए हुए 3 महीने नहीं गुजरे और तुम उसे दोबारा से 6 महीनों के लिए अपने मायके भेज रहे हो। अपने दिमाग से ये बात निकाल दो और अपनी बीवी को भी समझा दो कि वो मुझसे दोबारा इस तरह की कोई बात ना करे। शौहर की बात सुनकर मैं अपने सर दोनों हाथों में गिरा दिया और ये सोच रही थी कि शायद मेरा इसके बगैर गुजारा करना मुश्किल है। ये बात भी सच थी, लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ़दा बात तो ये थी कि मेरे शौहर की गैर मौजूदगी में मेरा देवर बिल्कुल आज़ाद हो जाता था और आज जो हरकत मैंने उसके साथ की थी, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा खौफ महसूस कर रही थी। मैंने देवर के चेहरे पर इससे पहले गुस्सा नहीं देखा था। इसकी आंखें एकदम लाल हो गई थी। वो एक वहशी दरिंदा लगने लगा था। अगर इस वक्त मेरी नंद मेरे साथ ना होती तो इससे आगे मैं सोच भी नहीं सकी। मैंने खौफ की एक जर्जरी ली कि क्या हो गया तुम्हें, ये तुम क्या कर रही हो, मेरा शौहर मुझसे पूछने लगा। उसकी बात सुनकर मैंने तेज़ी से नफ़ी में सर हिला दिया। मैं भूल गई थी कि इस वक्त मैं अपने शौहर के साथ हूँ। इस ऐसी बातें करते हुए थोड़ी देर ही गुजरी थी कि अचानक ही मेरा देवर वहाँ पर आ गया। मुझे देखकर वो पुरअसरार अंदाज में मुस्कराया और फिर वो मेरे शौहर की तरफ मतवज्जा हुआ और कहने लगा, ये क्या भाई, तुम 6 महीनों के लिए अस्पताल होकर रह गए हो, तुम्हारे पीछे प्यारी भाभी का क्या होगा, तुम हो ना इसका ख्याल रखने के लिए। अपने शौहर की बात सुनकर मैंने तेज़ी से उसके चेहरे की तरफ देखा। जब उस वक़्त एक बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट फैली हुई थी। यकीनन वो अपने भाई की करतूतों के बारे में नहीं जानता था, इसलिए बड़े मज़े से ये बात कह रहा था। दिल तो किया कि अभी इसके सामने इसके भाई का पोल खोल दूं, लेकिन इस वक्त मेरे पास कोई सबूत मौजूद ना था और मैं ये भी जानती थी कि वो अपने भाई पर मुझसे ज़्यादा भरोसा करता है। मुझे उसकी ज़िंदगी में आए हुए सिर्फ 3 महीने गुजरे थे, जबकि उसके अपने भाई के साथ वक़्त गुजारते 27 साल बीत चुके थे। अरे भाई, आप क्यों फ़िक्र करते हैं, मैं तो भाभी का अपनी जान से भी ज़्यादा ख्याल रखूँगा। ये बात वो बहुत ही कमीनगी से कह रहा था। मुझे इसके लहजे के अच्छे तरीके से समझ आ रही थी, क्योंकि ना जाने क्यों मेरा शौहर इसकी बातों के पीछे छः मतलब को समझ नहीं पा रहा था। वो इसके बातों पर मुस्कुराए जा रहा था और यही कह रहा था कि मुझे तुम पर भरोसा है, तुम मुझे नाउम्मीद नहीं करोगे। अगर मेरे शौहर को पता चल जाता
कि वो जिस चीज़ को मेरा ख्याल रखने से तशबीह दे रहा है तो उसका सर खोलने में 1 मिनट ना लगाता। मगर मसला यही था कि मैं अपने शौहर को कैसे बताऊं, ये तुम्हारा भाई एक नंबर का कमीना इंसान है और ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैं वहाँ से उठकर जाने ही लगी थी कि मेरे शौहर ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे कहने लगा, मेरे पास ही बैठी रहो जब तक मुझे नींद नहीं आती। मैं खामोशी से उसके करीब ही बैठ गई। मेरे शौहर ने आंखें मौंद ली। मैंने एक नज़र उठाकर अपने देवर की तरफ देखा जो अभी भी मुस्कुराते हुए चेहरे से मुझे ही देखे जा रहा था। और फिर उसने एक बहुत ही अजीब गरीब इशारा किया जिससे मुझे मतलब काफ़ी देर के बाद समझ आया। मेरा दिल किया कि ज़मीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। इस कदर शर्मिंदगी का एहसास मुझे आज से पहले कभी नहीं हुआ था। ज़्यादा देर तक मैं वहाँ नहीं बैठ सकी और अपनी तेज़ी से वहाँ से निकल गई। मैं गैलरी में खड़े गहरे गहरे सांस ले रही थी कि अचानक ही अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। पलट कर देखा तो वहाँ मेरा देवर मौजूद था। वो मेरे करीब आया और कहने लगा, क्या ख्याल है आज रात का प्रोग्राम बनाऊं या फिर कल दिन का, क्योंकि आज तो तुम्हारा शौहर घर पर नहीं होगा और कल के दिन तुम्हारी साक्षात नहीं होगी। ये दोनों मौके हम लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगी। इसकी बात सुनकर बेसाख्ता मेरा हाथ उसके चेहरे पर निशान छोड़ गया, जबकि वो कमीनगी से मुस्कुराने लगा और कहने लगा, जो कुछ मैं तुमसे लेने वाला हूँ इसलिए ये छोटा सा थप्पड़ बर्दाश्त कर ही सकता हूँ। चलो एक नहीं तुम जितने चाहे थप्पड़ मेरे चेहरे पर मार लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ मैं तुमसे लूँगा उसके बाद तो तुम यहाँ पर क्या हो रहा है। अचानक ही एक लेडी डॉक्टर वहाँ पर आ गई। यकीनन उसने मुझे अपने देवर को थप्पड़ मारते हुए देख लिया था, इसलिए इंतहाई गुस्से से मेरे देवर को डांटते हुए कहने लगी, तुम इस लड़की को क्यों परेशान कर रहे हो। मैंने उससे कहा, ये मेरे छोटा भाई है, आप वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इसने जल्दी से हमसे माजरत की और वहाँ से चली गई। मैंने एक नज़र देवर की तरफ देखा जब आप बहुत गुस्से से मेरी तरफ देख रहा था। यकीनन उसे अपने आप को छोटा भाई कहना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। जब मैं दिल ही दिल में खुश हो रही थी, मैंने 2 कदम उसे उठाए थे कि अचानक ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। दोबारा जब मुझे होश आया तो मैं एक बिस्तर पर लेटी हुई थी। करीब ही मेरा देवर बैठा हुआ था। वो चेहरे से बहुत परेशान नज़र आ रहा था। मुझे देखकर वो तेज़ी से मेरी तरफ बढ़ा और मुझे कहने लगा, अब तुम्हारी तबीयत तो संभल गई है। इसकी बात मैं सुनकर मैंने हैरत से उसके चेहरे की तरफ देखा। अब उसके चेहरे पर होश नहीं बल्कि वहाँ पर फ़िक्र छाई हुई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये मेरे लिए भी फ़िक्रमंद हो सकता है। मैंने उसे जल्दी से पीछे की तरफ हटाया और उससे कहा, तुम्हारी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलो अब जल्दी से जाओ यहाँ से। ये कहकर मैंने उसे ज़बरदस्ती कमरे से भेज दिया। वो भी खामोशी से वहाँ से चला गया और उसकी इस कदर खामोशी से जाने पर मैं खुद हैरान रह गई, मगर अपनी हैरानगी उसके सामने ज़ाहिर नहीं कर रही थी। थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर कमरे के अंदर दाखिल हुई। मैंने डॉक्टर को पूछा मुझे क्या हुआ था। इससे पहले कि डॉक्टर मुझे कोई जवाब देती, मेरा देवर दोबारा इस कमरे में आ गया और डॉक्टर को दूसरी बातों में लगा लिया। उसके बाद वो डॉक्टर को अपने साथ बाहर ले गया। मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। मेरा दिल बुरी तरह से घबरा रहा था। मुझे लग रहा था कि शायद मेरे साथ कुछ बुरा हो गया। तीसरी बार नर्स कमरे के अंदर दाखिल हुई। मैंने नर्स से पूछा तो उसने मुझे तसल्ली दी और कहा, फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, अब आपका बीपी लो होने की वजह से आप बेहोश हो गई थी। इसकी बात सुनकर मुझे काफ़ी ज़्यादा तसल्ली मिल गई। थोड़ी देर बाद मैं वहीं पर लेटी रही। फिर जब बाहर निकली तो बाहर नंद मौजूद थी। मुझे लेकर वो घर की तरफ चल दी। रास्ते में अपने देवर के बारे में ही सोच रही थी। अचानक ही गाड़ी रुकी और वो गाड़ी के अंदर आकर बैठा। मैंने एक गहरी सांस ली क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो गया था अब सारी ज़िंदगी मैंने इसे देखना है। अपने आप को इससे बचाना कैसे था, अभी मैंने इसके बारे में सोचना था। मगर घर जाकर सबसे पहले सास के कमरे में गई क्योंकि उसने मुझसे पूछगिछ करनी थी। जैसे ही सास के कमरे के अंदर दाखिल हुई, सास ने मुझे डांटना शुरू कर दिया कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी लापरवाह हो चुकी हो। तुम्हारे शौहर की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब रहती थी लेकिन तुमने इसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। तुम्हारी वजह से उसका कैंसर दूसरी स्टेज पर पहुंच गया। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ। सास के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी
कि वो सारा इल्ज़ाम मुझ पर डाल सकती हैं। मैंने अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे डांट कर खामोश कर दिया। उसी वक्त ही देवर कमरे के अंदर दाखिल हुआ और उसने अपनी माँ को कहा कि उसमें इनका कोई कसूर नहीं है। तुम ज़्यादा इसकी साइड ना लो, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि किसका कसूर है। सास अब काबू से बाहर हो गई थी। मेरे देवर ने मुझे इशारा किया। मैं खामोशी से अपने कमरे की तरफ चल दी। कमरे में जाकर मैं बहुत ज़्यादा रोई थी। मुझे अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था और उसके साथ साथ अपने शौहर की हालत पर भी। और फिर एकदम ही मेरे देवर का रवैया बहुत अच्छा हो गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो इंसान इतनी जल्दी तब्दील हो सकता है। ना जाने उसे उसके भाई की बीमारी की वजह से खौफ महसूस हो गया था या फिर किसी और वजह से। जो कुछ भी था, अब वो पहले की तरह नहीं दिखता था, बल्कि अब वो कुछ दोबारा से इज्जत से बात करता था। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि यह सिर्फ़ और सिर्फ जाल है जिसके अंदर मैं फंसी अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल लूँगी। इन दिनों मेरी सास घर से बाहर रहने लगी थी। ना जाने वो कहाँ पर चली जाती और फिर रात को लौटकर वापस आती थी। मैं उनसे पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे इस बारे में बताना ज़रूरी नहीं समझा और मुझे यही कहा कि तुम अपने काम की तरफ ध्यान दो। मेरी नंद भी शादीशुदा थी। वो पहले बहुत कम मेरे घर में आती थी। अब जब से मेरा शौहर बीमार हुआ था, तब से उसने मेरे घर आना बिल्कुल बंद कर दिया था। अब वो सिर्फ़ अपने भाई से मिलने के लिए अस्पताल जाती थी। यूँ महसूस होता जैसे उसे सिर्फ अपने भाई से ही मोहब्बत हो। जहाँ तक मेरे देवर का सवाल था, वो तो हर वक्त ही घर के अंदर ही मौजूद होता था। उसकी पढ़ाई भी अभी कुछ अरसे पहले ही मुकम्मल हुई थी और अब वो पंसार की दुकान संभाल रहा था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसने दुकान पर लड़के को छोड़ हुए थे और खुद ना जाने सारा दिन अपने कमरे में क्या करता रहता। सिर्फ खाना खाने के लिए ही बाहर आता। खैर, मैं भी कुछ थी, क्योंकि शौहर के बीमार हो जाने पर मुझे जो खौफ लाहक हो गया था, वो खौफ भी अब ख़त्म हो गया था। चंद दिनों के बाद उसने एक मरब्बा बनाया और मुझे कहा, ये मैंने बड़ी चाह से बनाया है, मुझे चख कर बताएं ये कैसा है। इसकी बात सुनकर मैंने खामोशी से उससे वो मरब्बा ले लिया, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये खाने के बाद अपनी जान पर कितना जुल्म करने जा रही हूँ। अभी वो खाए हुए मुझे थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक ही मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। मुझे अजीब सी बेचैनी का एहसास होने लगा था। मेरा बस नहीं चल रहा था, मैं हर चीज़ को तहस नहस कर दूं। अब मैं काबू से बाहर होने लगी। सामने ही देवर खड़ा मुझे देखकर हबासत से मुस्कुरा रहा था। इस तरह से मुस्कुराता देखकर मैं मज़ीद धक्का देने होने लगी। मेरा बस नहीं चला। मैं किस तरह से इसे हासिल कर लूं। मेरी तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ती हुई, लेकिन इससे पहले कि मैं अपना आप इसके हवाले कर दिया, अचानक ही कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरे साथ जल्दी से कमरे के अंदर दाखिल हुए। अपनी सास को इस वक्त कमरे के अंदर दाखिल होता देखकर मुझे गुस्सा आ गया। मेरा दिल कर रहा था कि वह यहाँ से कहीं गायब हो जाए। मैं दिल ही दिल में उसे गालियाँ देने लगी। मैं बहुत गुस्से से उसके चेहरे की तरफ देख रही थी और अपनी इस हालत में खुद ब खुद परेशान थी। मैं ये सब कुछ जानबूझकर नहीं कर रही थी, बल्कि यूं लग रहा था जैसे कोई मुझसे ये ज़बरदस्ती करवा रहा हो। मैंने अपनी सास को कहा कि आप अभी और इसी वक्त यहाँ से जाएं। मेरी बात सुनकर वो बेयकीनी से मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी और दूसरी तरफ मेरा देवर भी परेशान हो गया था। उसे भी अंदाज़ा नहीं था कि इसकी माँ यूं पलट आएगी। उसने ज़ोर से मेरा बाजू पकड़ा और मुझे कमरे के अंदर बंद कर दिया। मेरी बेचैनी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तकरीबन 1 घंटे तक मैं यूं ही बेचैन रही। 1 घंटे के बाद जब मेरा दिमाग खुद सोचने समझने के काबिल हुआ, तो मुझे अपने देवर पर बहुत गुस्सा आने लगा। मेरा बस नहीं चाह रहा था कि मैं उसे कत्ल कर दूं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मुझे खाने में इस तरह की चीज़ मिला कर दे सकता है कि जिसकी वजह से मेरे हार्मोन्स काबू से बाहर हो जाएं। शाम के वक्त मैं उसके पास गई और उससे दो टोक बात करने का फ़ैसला किया। मेरी बात सुनने से पहले ही वो खड़ा हुआ और मुझे कहने लगा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैंने जिस दिन से तुम्हें पहली बार देखा था, उसी दिन ही तुम्हारा दीवाना हो गया था। मैं चाहता था कि किसी तरह तुम्हें हासिल कर लूँ, लेकिन मुझे कोई सूरत समझ नहीं आ रही थी। जब तुम अपना आप मेरे हवाले करने के लिए तैयार नहीं हुई, तो मैंने ये दवाई बना ली, जिसके ज़रिए ना सिर्फ मैं तुम्हें अपने काबू में कर सकता था, बल्कि उसके साथ साथ तुम्हारे बच्चे। ये कहते कहते वो खामोश हो गया। मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। मैंने कहा, मुझसे पूरी बात करो, और फिर उसके साथ ही
मेरे जहन में हस्पताल का वाक़या घूम गया। डॉक्टर मुझे कुछ बताना चाहती थी, लेकिन ये मुसलसल उसे रोक रहा था। इससे पहले कि मैं कमरे से बाहर निकलती, उसने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे कहने लगा, मैं तुम्हें ये बच्चा इस दुनिया में नहीं लाने दूंगा। तुम सिर्फ़ और सिर्फ मेरी हो। अगर ये बच्चा इस दुनिया में आ गया तो फिर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। वो इस वक्त कोई पागल और वहशी इंसान लग रहा था। मैंने अपना आप उसको इस गिरफ्त से आज़ाद करवाया। मैंने एक अक्लमंदी का काम ये किया था कि उसी वक्त मैंने अपने मोबाइल पर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी, जिस वक्त मैं अपने देवर से बात करने के लिए इसके कमरे में आई थी। और फिर जैसे ही मैंने उससे बात शुरू की, सारी बातें रिकॉर्ड हो गई। कम अज़ कम अब मेरे पास एक सबूत तो हो गया था जिसे मैं अपने शौहर को दिखा सकती थी। अब मेरा रुख अस्पताल की तरफ था। रात के इस वक्त मुझे घर से बाहर निकलता देखकर सास परेशान हो गई, मगर मुझे अब किसी की भी कोई परवाह नहीं थी। अस्पताल जाकर मैंने अपने शौहर को इस बारे में बताया तो उसके खून गुस्से से खौलने लगा। मैंने उसे कहा कि यह गुस्से से नहीं बल्कि होश से काम लेने का वक़्त है। मैंने उन्हें इसे दो अंदाज में कह दिया, इस हालात में तुम्हारा घर नहीं रह सकती। और फिर अपने शौहर की इजाज़त से मैं अपने मायके वापस आ गई। मैं आज भी अपनी सास का शुक्रगुजार हूँ जो वो इस दिन चली आई थी। अगर वो इस दिन ना आती तो मेरे पास कुछ भी ना बचता। मैंने डॉक्टर से अपना चेकअप करवाया तो उसने मुझे बताया कि तुमने हैवी डोज ली थी। अगर तुम मज़ीद 2-3 डोज लेती तो तुम्हारे बच्चे की ज़िंदगी ख़त्म हो सकती थी। 6 महीने में अपनी अम्मी के घर रही, फिर उसके बाद अपने शौहर के साथ एक अलहदा घर में शिफ्ट हो गई।